गल्फ कंट्रीज 1990 में युद्ध के कैसे आज में झुला गई थी, जिसमें 2 या 4 नहीं बल्कि 39 कंट्रीज ने एक साथ भाग लिया था। यह युद्ध 1990 से लेकर 1991 के दरमियान हुआ था, जिसमें सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में इराक ने कुवैत के खिलाफ इन्वेजन किया था। पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि क्रूड तेल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से यह युद्ध हुआ था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा थी। गल्फ में हुआ यह युद्ध वर्चस्व का युद्ध था। गल्फ वार 21वीं सदी का पहला युद्ध था, जिसमें हाईटेक वेपन्स और मशीनों का इस्तेमाल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब सारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल एक वार को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। 90s में हुए इस युद्ध को जब जनता घर बैठे अपनी टीवी पर देख रही थी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो किसी एडवांस वीडियो गेम को देख रहे हैं। इसी वजह से इस युद्ध को वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। अगर हम पास्ट में देखें तो पता चलता है कि एक समय में कुवैत और सऊदी अरब से इराक के काफी अच्छे रिश्ते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन ने इन दोनों पर इन्वेजन करने की कोशिश की? 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें मोहम्मद रज़ा पहलवी को तख्त से हटाकर रिवॉल्यूशनरी क्लेरिक रूहुल्लाह खोमैनी खुद ईरान के लीडर बन गए। ईरान में चल रहे इस इस्लामी रिवॉल्यूशन की वजह से कई पर्शियन गल्फ कंट्रीज ईरान की दुश्मन बन गईं। दरअसल इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान के लीडर रूहुल्लाह खोमैनी बाकी मुस्लिम देशों से भी इस्लामिक रिवॉल्यूशन के लिए अपील करने लगे, जिसे कई पर्शियन गल्फ कंट्रीज के लीडर्स ने एक थ्रेट के तौर पर देखा। ईरान में शिया कम्युनिटी भारी आबादी में थी, जबकि सऊदी अरब, कुवैत और इराक जैसे कई देशों में सुन्नी कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे। लेकिन इस रिवॉल्यूशन के कारण इन कंट्रीज में कम आबादी वाले शिया कम्युनिटी पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था, और ऐसा हुआ भी। इराक में शिया के कुछ बड़े लीडर्स थे जो इस रिवॉल्यूशन को शुरू करना चाहते थे। ऐसे में अगर इराक की जनता रिवोल्ट कर देती तो सद्दाम हुसैन की गद्दी खतरे में आ जाती। इसी वजह से इराक की सरकार ने इन शिया लीडर्स को मरवा दिया, जिससे ईरान और इराक के बीच युद्ध की संभावना और ज्यादा बढ़ गई। तब कई पर्शियन गल्फ कंट्रीज, जिनमें मुख्य रूप से सऊदी अरब और कुवैत शामिल थे, उन्होंने इराक को ईरान पर वार डिक्लेयर करने के लिए उकसाया। इसी दौरान इन देशों ने इराक को आर्थिक रूप से काफी मदद पहुंचाई। इसके कुछ ही दिन बाद 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर हमला कर दिया और जल्दी ही इन्वेजन युद्ध में तब्दील हो गया। यह युद्ध 1988 तक चला, जिसमें चीन, यूएसएसआर और वेस्टर्न कंट्रीज ने इराक को भरपूर सहयोग दिया। 8 सालों बाद जब यह युद्ध खत्म हुआ, तो जीत ना तो ईरान की हुई और ना ही इराक की, लेकिन इसकी वजह से इराक की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। ईरान इराक युद्ध में इराक को सिर्फ बर्बादी और गरीबी मिली। युद्ध में ईरान की हार ना होने से कुवैत और सऊदी अरब दोनों से ही इराक के रिश्ते खराब होने लगे। इसके बाद ये दोनों ही देश अपने कर्ज में दिए हुए पैसे वापस मांगने लगे। इराक की हालत काफी खराब हो गई थी। इस युद्ध के दौरान इराक ने पड़ोसी देशों से काफी कर्ज ले लिया था, जिसे चुकाना अब इराक के हाथ में नहीं रहा। अभी इराक इन परेशानियों से गुजर ही रहा था, तभी वहां सिविल अनरेस्ट फैलने लगा। देश में बढ़ती बेरोजगारी, आर्मी रूल और शक के आधार पर सिविलियंस को टॉर्चर किया जाने लगा। इसी बीच इराक की गवर्नमेंट ने द ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर के एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट फरजाना बुजोफ्ट पर इजरायली स्पाई होने का आरोप लगाकर उसका मर्डर करवा दिया। इसके बाद इराक ने इजरायल पर हड़पे हुए रॉकी टेरिटरीज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों सद्दाम हुसैन ने इजरायल को यह धमकी भी दी थी कि अगर उसने इराक की टेरिटरीज को फ्री नहीं किया तो वह इजरायल पर केमिकल वेपन्स के साथ अटैक करेगा। इस बात से अमेरिका को काफी धक्का लगा और उसने भी अपना हाथ इराक के सर से उठा लिया। युद्ध में हुई भारी तबाही के बाद इराक की कमर टूट गई थी। वहां की बढ़ती बेरोजगारी, पैसों की कमी और युद्ध की भयानक तबाही के बाद
इराक के खजाने में कुछ भी बाकी नहीं रहा। इस युद्ध को फंड करने के लिए इराक ने कई देशों से टोटल $60 बिलियन का कर्ज लिया था, जिसमें $16 बिलियन कुवैत का और $26 बिलियन सऊदी अरब का था। ऐसे में इराक ने सऊदी और कुवैत को पत्र लिखकर कर्ज माफी मांगी, लेकिन किसी भी देश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लगभग सारे देशों ने ही अपने पैसों के लिए इराक पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इस लोन को चुकाने के लिए उस समय इराक के तेल मंत्री ने तेल प्रोडक्शन कम करने का निर्णय लिया और खुद तेल उत्पादन धीमा कर दिया, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकें और कुछ ही वक्त में इराक अपने सारे कर्ज चुका सके। लेकिन यहां पर कुवैत ने इराक को परेशान करना शुरू कर दिया। कुवैत अपने तेल रिजर्वॉयर से ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने लगा, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगीं। एक तरफ तो इराक पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहा था, वहीं दूसरी ओर तेल की गिरती कीमतों ने इराक को और परेशान कर दिया। इसी बीच सद्दाम हुसैन ने आपा खो दिया और अपनी पूरी आर्मी को कुवैत पर अटैक करने के लिए मोबिलाइज कर दिया। 2 अगस्त 1990 रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला कर देता है, जहां कुवैत की फोर्सेस इराकी आर्मी को रोक नहीं पाती हैं। इन्वेजन के 12 घंटे के अंदर ही इराक की आर्मी कुवैत की पार्लियामेंट को कैप्चर कर लेती है। अचानक हुए इस हमले को जब तक कुवैत या कोई दूसरी कंट्री समझ पाती, तब तक इराकी फोर्सेस ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। इस अटैक के दौरान इराक की आर्मी ने कुवैत के बैंक से करीब $1 बिलियन भी लूट लिए। इराक इस बात को अच्छे से जानता था कि कुवैती फोर्सेस इस वार का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इतना ही नहीं, अचानक हुए हमले से कुवैत के किंग जब्बार अल अहमद अल जब्बार अल शब्बा वहां से भागकर सऊदी अरब में छुप गए और अपने लोगों को, यहां तक कि अपने भाई को भी वहीं छोड़ दिया। और ऐसा हुआ भी। उनके भाई शेख फहद अल अहमद पैलेस के आगे मारे गए, जिससे कुवैत के सारे नागरिकों को समझ में आ गया कि अब कुवैत इराक के कब्जे में था। इसके बाद कई लोग देश छोड़कर भाग गए और जो पीछे रह गए उन्हें या तो जेल में डाल दिया गया या फिर मार दिया गया। कुवैत के गवर्नर की गद्दी पर सद्दाम हुसैन अपने चचेरे भाई अली हसन अल माजिद को बैठा देते हैं। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, यूके की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और कई अन्य देश इराक के इस इन्वेजन के खिलाफ थे। कुछ समय बाद 2 अगस्त 1990 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 660 पास किया, जिसके हिसाब से सद्दाम हुसैन को कुवैत से अपनी सेना हटानी थी। पर इराक ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कुवैत में दुनिया के 10% से ज्यादा तेल रिजर्व्स मौजूद थे, जिसे वह अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। इतना ही नहीं, उसका अगला टारगेट बहुत जल्द सऊदी अरब होने वाला था। अगर इराक सऊदी अरब पर हमला करके उसे कैप्चर कर लेता, तो सद्दाम हुसैन वर्ल्ड के 150 से ज्यादा तेल रिजर्व्स का मालिक बन जाता। इस बात को अमेरिका और यूके पहले से ही समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। कुवैत पर अटैक के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका की एक टीम सऊदी के किंग फहद से मिलती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अगर इराक ने उन पर हमला किया तो अरब आर्मी उसे रोक नहीं पाएगी। वैसे भी इस इन्वेजन से सऊदी अरब खुद बेहद परेशान था क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कई अरब तेल रिजर्व्स को भी अपने कब्जे में कर रखा था। किंग फहद उस एलायंस को अपने एयरस्पेस उसे करने की परमिशन देते हैं। कुवैत के तेल रिजर्व्स पर अमेरिका की नज़र बहुत पहले से थी और जब यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कोऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट की, तब अमेरिका ने अपना बेनिफिट देखते हुए इराक के खिलाफ कदम उठाया। इसके बाद सबसे पहले यूएनएससी ने इराक पर रेजोल्यूशन 661 के तहत इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और रेजोल्यूशन 665 के तहत नवल ब्लॉकिंग शुरू की। फिर सऊदी अरब को बचाने के लिए यूएन ने कोएलिशन फोर्स बनाई, जिसमें इजिप्ट और सीरिया जैसे 39 देश शामिल थे। अभी सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब पर हमला नहीं किया था,
लेकिन अब वर्ल्ड लीडर्स सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो चुके थे और कोएलिशन आर्मी का आगाज होना तय था। 29 नवंबर 1990 को यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 670 पास किया, जिसके हिसाब से सद्दाम हुसैन को 6 हफ्तों के अंदर यानी 15 जनवरी तक इस इन्वेजन को बंद करना था। लेकिन इस वार्निंग का सद्दाम हुसैन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था कि इराक की आर्मी के आगे कोएलिशन फोर्सेस टिक नहीं पाएंगी और अगर ऐसे में अमेरिकी सैनिकों की जान जाती है तो अमेरिकी जनता वियतनाम वॉर की तरह ही अपनी सरकार के खिलाफ रिवॉल्ट कर देगी। वहीं दूसरी ओर कोएलिशन फोर्सेस यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन का इस्तेमाल करना इराक के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले ही इराक ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कुर्दिश मिलिट्री पर किया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोएलिशन फोर्सेस के कई सैनिकों को इससे बचने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सद्दाम हुसैन को मिली डेडलाइन के खत्म होने से एक हफ्ते पहले ही सऊदी अरब में 7 लाख से ज्यादा कोएलिशन फोर्सेस के सैनिक जमा हो चुके थे। इतना ही नहीं, दुनिया भर से बेहतरीन पायलट, जेट फाइटर और एयरक्राफ्ट इस वक्त सऊदी में मौजूद थे और पूरी तरह से इराक के किसी भी हमले से लड़ने के लिए तैयार थे। कोएलिशन फोर्सेस के इराक पर अटैक करने से पहले सभी देश इराक को एक आखिरी मौका देना चाहते थे। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर ने इराक के विदेश मंत्री तारिक अजीज से बातचीत की। इस 8 घंटे की बातचीत में अमेरिका ने इराक से कुवैत से पीछे हटने के लिए कहा, जिसे इराक ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब लड़ाई की बात आई तो अमेरिका ने इराक को चेतावनी दी कि अगर इराक ने युद्ध के दौरान कोएलिशन फोर्सेस पर केमिकल वेपन्स से हमला किया तो अमेरिका उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से देगा। इस आखिरी समझौते का भी कोई नतीजा नहीं निकला और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो गया। 15 जनवरी 1991 को उनसे से मिली डेडलाइन एक्सपायर हो जाती है, जिसके 2 दिन बाद 17 जनवरी को कोलिशन फोर्सेस के एयरक्राफ्ट्स इराक और कुवैत के एरिया में इंटर करते ही बॉम्ब गिरना शुरू कर देता है। इतने भारी बमबारी का सामना करना इराकी फोर्सेस के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। फेकुलाइजेशन फोर्सेस इराक के कैपिटल बगदाद को सबसे पहले निशाना बनती है और यहां लगातार अटैक्स किया जाते हैं। इसके बाद इराक के रडार्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर मिलिट्री स्टेशन और पावर स्टेशंस को तबाह किया जाते हैं। ऐसा करने के पीछे कोलिशन फोर्सेस का एम था कि सद्दाम हुसैन की मिलिट्री को पैरालाइज कर दिया जाए, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे इराकी आर्मी को हराया जा सकता था। सद्दाम हुसैन को पहले ही इस बात की भक गई थी और इसीलिए उसने स्कर्ट मिसाइल्स को इजरायल पर लॉन्च कर दिया। दरअसल इजरायल और अमेरिका काफी अच्छे रिश्ते थे और लगभग पूरी गल्फ कंट्रीज से इजरायल की दुश्मनी रही है। ऐसे में अगर इजरायल सद्दाम हुसैन पर वापस अटैक करता तो बाकी के सारे गल्फ कंट्रीज इजरायल के खिलाफ सद्दाम के साइड में ए जाते हैं और 39 देश की आर्मी एलायंस टूट जाती। एसएमएस अमेरिका ने आगे बढ़कर इजरायल को रिटेलिएट करने से रोक पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि शायद इजरायल अमेरिका की बात नहीं सुनेगा और रिटेलिएट करेगा, बट ऐसा नहीं होता है और वो अमेरिका की बात मान लेट है। एवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम वाशिंगटन सद्दाम के स्कर्ट मिसाइल्स को रोकने के लिए अमेरिका इजरायल को ढेर सारे पैट्रिक मिसाइल्स दे देता है, जिससे कि इजरायल के ऊपर ए रहे सकल मिसाइल्स बेसर हो जाते हैं। इसके बाद कोलिशन फोर्सेस ने इराक के कई ट्रूप्स को मार गिराए, जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने एक नया प्लेन बनाया और बैटल ऑफ खाबजी शुरू हुई, जिसमें राज सऊदी अरब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ है। यहाँ पर कोलिशन फोर्सेस को थोड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में लड़ना इनमें से कई ट्रूप्स के लिए काफी मुश्किल था। पर एयरफोर्स और कोलिशन फोर्सेस की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण इराक की आर्मी को हर का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कोलिशन कोर्सेज अभी भी लगातार बगदाद पर अटैक्स किया जा रही थी, जिसके कारण सद्दाम हुसैन ने कुवैत के करीब 600 ओल्स में आग लगाकर उन्हें बम से उड़ा दिया। सद्दाम के इस फैसला से दुनिया के एक लॉजिक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। पूरा कुवैत आग से लिपटा हुआ था।
जिसके कारण एयरफोर्स का हवाई अटैक करना नामुमकिन था। और फिर 24 फरवरी को कोलिशन फोर्सेस जमीन पर उतरती हैं और इराक की फोर्सेस को कुवैत से बाहर कर देती हैं। यहां पर कोलिशन फोर्सेस के दो एम्स थे, पहला कुवैत को इराक से आज़ाद करना और दूसरा इराक द्वारा छिपकर इजरायल पर अटैक करने वाली फोर्सेस को नष्ट करना। इसे कोलिशन फोर्सेस ने मात्र 3 दिनों में कर दिखाया। 27 फरवरी 1991 को सद्दाम हुसैन अपनी आर्मी को इराक वापस बुला लेता है और इधर जॉर्ज बुश यह घोषणा करते हैं कि कुवैत अब इराक के चंगुल से आज़ाद हो चुका है और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध के बाद इराक की इकोनॉमी बहुत नीचे गिर गई और आज भी वहां के लोग सद्दाम हुसैन के कई गलत फैसलों का नतीजा भुगत रहे हैं। उस समय यूएनएससी अगर चाहती तो सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण सद्दाम कुछ और वर्षों तक इराक पर राज करता रहा। इस युद्ध का असर पूरे गल्फ देशों पर तो हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। कुवैत में हजारों भारतीय लोग रहते थे, जो ज्यादातर वहां क्रूड ऑयल रिफाइनरी और तेल वेल्स में काम करते थे। इस इन्वेजन के दौरान कुवैत में करीब 1,70,000 भारतीय फंस गए थे और उन्हें इस वॉर जोन से निकालना बेहद जरूरी था। इसके लिए भारत ने एयर इंडिया फ्लाइट्स की मदद से ऑपरेशन एयरलिफ्ट लॉन्च किया था, जिसमें 1,70,000 लोगों को सिविल एयरक्राफ्ट से भारत लाया गया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस समय भारत और इराक के अच्छे रिश्ते होने के कारण कुवैत में फंसे भारतीयों को देश से बाहर जाने की परमिशन मिल गई थी। इसके बाद लगभग 500 से अधिक सिविल एयरक्राफ्ट्स की मदद से सभी को भारत लाया गया। इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरकार को और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे वहां कम्युनिकेशन करना काफी मुश्किल था, जिसकी वजह से हालात पूरी तरह समझ में नहीं आ रहे थे। इसी युद्ध पर आधारित अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट कुछ साल पहले आई थी, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि यह ऑपरेशन कितना मुश्किल था। लेकिन फिर भी एयर इंडिया के टॉप पायलट्स की मदद से यह ऑपरेशन सफल हो पाया। जब भी गल्फ वॉर की बात होती है, तब आंखों के सामने वह भयानक मंजर आ जाता है जब कुवैत में सैकड़ों कच्चे तेल के कुएं जला दिए गए थे। इससे न सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स की बर्बादी हुई, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा। लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों के रिसोर्सेज की बर्बादी हुई और बदले में मिला कुछ भी नहीं। हाँ, इस युद्ध ने आने वाले समय में एक और बड़े युद्ध को जरूर जन्म दिया। इस युद्ध के खत्म होने के साथ ही इराक की स्थिति और भी बदतर हो गई। वहां गरीबी और बढ़ गई थी। गल्फ वार के खत्म होते ही इराक टूटने के हालात में पहुंच गया। सद्दाम हुसैन से कई सारे अधिकार छीन लिए गए और वहां पर मौजूद सारे मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स को नष्ट कर दिया गया। इराक ने 25,000 से लेकर 50,000 तक के ट्रूप्स खो दिए और ऑन रिकॉर्ड 1 लाख से भी ज्यादा नागरिकों की जान गई। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में कुवैत ने अपने ट्रूप्स और हजारों सिविलियंस को खो दिया और आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। सऊदी अरब और इजरायल पर भी इस लड़ाई का असर पड़ा, लेकिन समय के साथ स्थिति सामान्य हो गई। इस लड़ाई के दौरान जब सद्दाम हुसैन ने इजरायल पर अपने स्कड मिसाइल से हमला किया, तो इन दोनों देशों के कुछ नागरिक और सैनिक भी मारे गए। इसके अलावा कोलिशन फोर्सेस के भी करीब 300 ट्रूप्स मारे गए। अगर इस युद्ध के पर्यावरणीय प्रभावों की बात करें, तो करीब 3.5 मिलियन टन क्रूड ऑयल पूरे कुवैत के रेगिस्तान में फैल गया था। वहीं 8 टन तेल पर्शियन गल्फ में फैल गया, जिससे समुद्री पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। कुवैत में जल रहे तेल के कुओं की वजह से 1000 किलोमीटर तक के क्षेत्र का तापमान अचानक बढ़ गया था। इसका असल प्रभाव कुछ समय बाद तुर्की में देखने को मिला, जब मार्च 1991 में ब्लैक एसिडिक बारिश हुई, जिससे देश के कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। कुवैत के 800 से ज्यादा तेल के कुएं महीनों तक जलते रहे, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, रेडियम, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें भारी मात्रा में उत्पन्न हुईं।
इसका असर सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के कई देशों के लोगों की सेहत पर भी बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। इराक द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किए गए केमिकल वेपन्स के कारण कई लोगों में भूलने की बीमारी, हड्डियों में विटामिन डी की कमी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं आम हो गईं।